जोहार साथियों, स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस पॉइंट को ही नहीं डिस्कस करते बल्कि एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि उस प्रॉपर टॉपिक से एग्ज़ाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस किस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्कीम फॉर गुड सैनिटेरियन अवार्ड। और ये उनको दिया जाता है जो रोड में यदि कोई एक्सीडेंट होता है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे बागवानी मिशन योजना के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो क्षेत्र है उसमें कैसे तेज़ी से प्रगति हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एंट्री लगाने के लिए एक प्लान बनाया है जिसके तहत सोलर प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे काला अजहर एक बीमारी होती है उसके बारे में, अभी झारखंड में क्या स्टेटस है और भारत इसे कब तक ख़त्म करेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे स्टे सेफ साइबर कंपटीशन के बारे में। G20 के समय जो है इसमें काफ़ी चर्चा हुई थी और उसी के बाद झारखंड सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी इसमें इनिशिएटिव लेने की घोषणा की है और जहाँ जहाँ G20 रिलेटेड बैठकें होंगी वहाँ पर प्रमुख रूप से इसको लागू किया जाएगा। फिर बात करेंगे घनश्याम दास बिरला अवार्ड की, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे बाइंड स्कीम BIND, बाइंड स्कीम कैसे भारत के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्र में विस्तार के लिए ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्कीम फॉर गुड सैमरिटन अवार्ड की। ये जो अवार्ड है एक्चुअली में ये एक पूरा योजना है जो शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा और भारत सरकार ने इसे शुरू किया है क्योंकि आप सभी को पता होगा रोड में जब एक्सीडेंट होता है तो कई लोगों की डेथ बस इस वजह से हो जाती है कि उन्हें टाइम पर जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जाता है और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। झारखंड में भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, झारखंड के रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। क्या होगा इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसमें यदि रोड एक्सीडेंट होता है और जो घायल व्यक्ति है उसको अगर 1 घंटे तक हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो कोई तो इसे लेके जाएगा ना, तो जो लेके जाएगा उसे अवार्ड किया जाएगा, उसे जो है पुरस्कृत किया जाएगा ताकि ऐसे चीज़ों में लोगों का मोटिवेशन बढ़े। कई लोग जो है डर के वैसे व्यक्ति को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते हैं, तो इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे उस पर कोई भी मुकदमा या फिर पुलिस अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान नहीं करेगी, इसके बारे में भी वहाँ पे बात की गई है। तो देखिए जो भी व्यक्ति उन्हें 1 घंटे के अंदर पहुँचाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर 1 पेशेंट को पहुंचाया तो 5,000 रुपये, 2 पेशेंट को पहुंचाएगा तो टोटल 10,000 रुपये, ठीक है। मतलब कि जितने पेशेंट उतने 5,000 रुपये। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 लोग मिलकर अगर पहुंचाते हैं तो यही 5,000 रुपये को 2 लोगों के बीच बांट दिया जाएगा। यदि 3 व्यक्ति मिलकर पहुँचाते हैं तो 3 लोगों के बीच बांटा जाएगा। मतलब कि जितने व्यक्ति एक पेशेंट को पहुँचाने में मदद करेंगे उन सभी व्यक्ति को 5,000 रुपये जो है बराबर भाग में बांट के पुरस्कृत किया जाएगा और उन पर किसी प्रकार का अनावश्यक जो क्वेश्चनिंग होता है वो नहीं किया जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा। तो ये जो स्कीम है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 5,000 रुपये इसमें पुरस्कृत करने का योजना है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इस योजना के तहत नेशनल लेवल पे 10 बेस्ट सैनिटेरियन को चुना जाएगा और उन्हें 1-1 लाख रुपए पुरस्कार के स्वरूप दिया जाएगा। मतलब कि 1 साल में 10 लोगों को भी चुना जाएगा जो ऐसा काम कर चुके हैं और उन्हें 1-1 लाख रुपए केंद्र सरकार पुरस्कार के तौर पर देगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे।
तो ये सब चीज़ें जो है इस प्रॉपर योजना से जुड़ी हुई थी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बागवानी मिशन योजना की। तो ये जो बागवानी मिशन योजना है, सबसे पहले तो ये शुरू कब किया गया? 2016-17 में। किसने शुरू किया? भारत सरकार ने। भारत सरकार की मदद से झारखंड में कुल 17 जिलों में इस योजना को चलाया जा रहा था। बाकी बचे 7 जिले। बाकी 7 जिलों में से अगर रांची और खूंटी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन 2 जिलों में ये जो योजना है सीधे नहीं चल रहा है, तो बाकी जो 5 जिला है इसमें इस योजना को चलाया जा रहा था झारखंड सरकार के द्वारा। इसका ध्यान रखेंगे। तो 17 जिलों में भारत सरकार द्वारा और उसके बाद 5 जिला में झारखंड सरकार द्वारा। अब इसमें गड़बड़ी ये हुआ है कि 2 लाख की मदद से एक बनाया गया था प्रिजर्वेशन यूनिट। यहाँ पे जो है खाद्य सामग्रियों को, जैसे फल सब्जी इत्यादि जो होते हैं, और उनको प्रिजर्व करके रखना था, सुरक्षित रखना था। तो ऐसा एक यूनिट बनाया गया था। अब जो सप्लायर थे उन्होंने क्या किया, 25 से 30 हज़ार तक की इन्वेस्टमेंट से बनने वाली जो यूनिट होती है वो किसानों को दे दी, और फिर ये जो यूनिट है ये ख़राब होने लगे। किसानों के सब्जियां तथा फल जो है, प्रमुख रूप से फल इसमें उत्पादित किया जाता है, तो फल जो है वो ख़राब होने लगे। और फिर इसमें जो है फिर जांच कमेटी बैठाई गई और ये पता चला कि सप्लायर ने जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी की जो प्रिजर्वेशन यूनिट है वो बांट दी थी किसानों में। तो ये पूरा इसका मामला है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 2016-17 से ये योजना चल रही है और इसमें प्रमुख रूप से उद्यान आधारित जो खेती होती है, जैसे फल हो गए, प्रमुख रूप से तो फल को ही जो टारगेट किया जाता है इस योजना के तहत। तो फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बागवानी मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिल सके और फलों का उत्पादन में भी वृद्धि किया जा सके। तो ये है बागवानी मिशन योजना। बात करते हैं अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है भारत सरकार की। देखिए, सबसे पहले तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। यदि आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि इससे वाटर ही बनता है। ठीक है, मतलब कि जब हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है वाटर, और इसीलिए जो है इसे किसी प्रकार का जो है कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, और इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन इसे कहा गया है। लेकिन जब हाइड्रोजन जलता है तो इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इस मिशन के तहत 2030 तक 6 लाख नौकरियां बढ़ाई जाएगी, मतलब कि दिया जा सकता है 6 लाख प्लस नौकरियां। उसके बाद इसमें टोटल खर्च कितना होगा, तो टोटल इसमें खर्च होगा 19,744 करोड़ रुपए। ठीक है, 19,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि जब हरित ऊर्जा अगर हम लोगों को मिलेगा हाइड्रोजन के द्वारा, तो ये तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आ गया ना। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा इसके मदद से। और इसमें टोटल 5 जो लक्ष्य हैं वो क्या क्या रखे गए हैं ये मैं आप लोगों को प्रमुख रूप से बता देता हूँ, और ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस मिशन का लक्ष्य है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। उसके बाद 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस जो होती है इसकी उत्सर्जन में कमी लाना। फिर 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करना ज़्यादा, मतलब कि 125 गीगावाट ऊर्जा निर्माण में वृद्धि करना। फिर 8 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट भारत में लाना। 8 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट भारत में लाना है, और 1 लाख करोड़ रुपए बचाना है। कैसे, तो जीवाश्म जो अभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, तो ऐसे चीज़ों को नहीं इंपोर्ट करके 1 लाख करोड़ रुपए बचाना। ये 5 जो प्रमुख लक्ष्य है ये रखे गए हैं इस मिशन के तहत। तो ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगला हम लोग बात करते हैं डीवीसी की रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के बारे में। डीवीसी की रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के बारे में कहने का मतलब ये है कि डीवीसी अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी आ रही है। डीवीसी द्वारा क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये मैं बता दूं, टोटल 2200
टोटल 2200 मेगावाट रेन्यूएबल एनर्जी उत्पादित किया जाएगा। कैसे? तो सोलर प्लांट्स के द्वारा। अब ये सोलर प्लांट्स कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जो सोलर प्लांट है, सबसे पहले तो सोलर प्लांट कैसे लगेगा? तो फ्लोटिंग, मतलब कि तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ कहाँ? मैथन, तिलैया और पंचेत। कहाँ कहाँ? मैथन, तिलैया और पंचेत, ये सभी झारखंड में है। तो यहाँ पे 600, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 600, टोटल कितना हो गया? तो 1800 मेगावाट ये हो गया। बाकी बचा 200 मेगावाट। ठीक है, तो बाकी जो 200 मेगावाट है ये लगाया जाएगा कोनार डैम में। 200 मेगावाट लगाया जाएगा कोनार डैम में। टोटल कितने हो गए? 2000 मेगावाट हो गए। और जो 200 मेगावाट बचा, ये लगाया जाएगा रूफटॉप, मतलब कि छतों में प्लस भूमि में, ज़मीन में। तो टोटल इस तरीके से 2200 मेगावाट जो है टोटल रेन्यूएबल एनर्जी सोलर ऊर्जा के रूप में जो है डीवीसी उत्पादित करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डीवीसी में क्या है? तो डीवीसी बनाया कब गया था? तो 7 जुलाई 1948 को बनाया गया था। टेनेसी नदी प्रोजेक्ट जो है यूएसए का, उसके आधार पर, उसी को आधार मानकर जो है इसका डेवलपमेंट किया गया था। और ये जो है बाढ़ रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से अपना योगदान देता है। टोटल 8 प्रमुख डैम है इसमें। ठीक है, 8 प्रमुख डैम है डीवीसी के तहत। झारखंड सरकार भी डीवीसी से बिजली खरीदती है। काफ़ी पेमेंट झारखंड सरकार का बचा हुआ है अभी भी, और डीवीसी बार बार धमकी देती रहती है कि बिजली काट देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है लगातार डीवीसी से न्यूज़ में बनी रहती है। इन सब चीज़ों को लगातार ध्यान देंगे तो डीवीसी को से कोई भी जो क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ, लुगुबुरु, जो आपका लुगुबुरु घंटाबाड़ी है ना, वहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट लगाने की भी जो है वो चर्चा की जा रही है। और ये जो हाइडल प्रोजेक्ट होगा टोटल 1500 मेगावाट का बनाया जाएगा। कितना? 1500 मेगावाट का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है डीवीसी से जुड़ी हुई थी, इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं, एक बीमारी है काला अजार की। झारखंड में अभी भी ये बीमारी है। और कहाँ है? तो लिट्टीपाड़ा। ठीक है, लिट्टीपाड़ा जो प्रखंड है कहाँ पड़ता है? तो पाकुड़ जिला में पड़ता है। लिट्टीपाड़ा में अभी भी काला अजार से केस मिल रहे हैं। भारत सरकार का टारगेट है कि 2023 में काला अजार को समाप्त कर दिया जाए। ये लिस्मेनिया नामक एक प्रोटोजोआ से फैलती है और इसको फैलाने का काम करता है सैंड फ्लाई, मतलब सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। और ये जो लिस्मेनिया है इसकी वजह से जो है ये बीमारी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है? मनसुख मांडविया, भारत सरकार के। तो मनसुख मांडविया जी ने एक मीटिंग रखी थी सभी जो राज्य हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। तो झारखंड से कौन पार्टिसिपेट करेगा? हमारे बन्ना गुप्ता जी। तो बन्ना गुप्ता जी ने बताया कि हमारा जो एक प्रखंड है लिट्टीपाड़ा प्रखंड, पाकुड़ जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे अभी भी काला अजार का जो केसेस है वो मिल रहा है। तो लिट्टीपाड़ा ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहीं पे जो है काला अजार का केस अभी भी मिल रहा है। मनसुख मांडविया जी ने जो है समीक्षा बैठक की थी जिसमें बन्ना गुप्ता जी ने ये जानकारी दी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो इनिशिएटिव है, सेफ साइबर कंपटीशन। तो सबसे पहले जो ये कंपटीशन है ये साइबर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। साइबर क्षेत्र में युवाओं को जागरूक करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है, ये जो कंपटीशन है, ये शुरू किया जाएगा। कहाँ? तो कॉलेज में। यूजीसी के बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी, 1961 में बनाया गया था। तो यूजीसी ने कहा है कि सभी कॉलेजेस में स्टेज सेफ साइबर कंपटीशन कराना जरूरी है। G20 का जब समिट हुआ था इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर जो है इसकी विस्तृत चर्चा की गई थी। और भारत में ये कहा गया था, भारत सरकार ने ये कहा था कि हम पूरे भारत में जो है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जानकारी को फैलाने का काम करेंगे। और इसीलिए जो है ये इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक अवार्ड है घनश्याम दास बिरला अवार्ड। घनश्याम दास बिरला अवार्ड भी 1991 में शुरू किया गया था बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो अवार्ड है ये दिया किसको जाता है? तो वैसे व्यक्ति जो 50 वर्ष से कम के हैं सबसे पहले, और रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं। रिसर्च किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इत्यादि में। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। टोटल इसमें 5 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में
दिए जाते हैं। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 5 लाख रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। किसको दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है नीलेश बी मेहता को। किसको? नीलेश बी मेहता। नीलेश बी मेहता को ये जो घनश्याम दास बिरला अवार्ड है ये दिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कितनी राशि मिलती है? तो 5 लाख रुपए इसकी राशि है। आगे बात करते हैं, एक स्कीम है बाइंड स्कीम, BIND। फुल फॉर्म इसका क्या है? तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है। देखिए कई बार अगर फुल फॉर्म छूट जाता है ना तो थोड़ा सा पीछे जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन इन दोनों के डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा इससे मिलने वाले राशि को, और आगे आने वाले दिनों में दूरदर्शन और आकाशवाणी को और बेहतर इसके तहत बनाया। अब इसमें जो राशि खर्च की जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2025-26 तक इसमें 2539.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 2539.61 करोड़ के मदद से इस बाइंड स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भी इसका विस्तार किया जाएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अभी इसका जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छा नहीं है, जंगली प्रदेशों में इसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं है, तो इसमें काफ़ी सुधार किए जाएंगे और इसलिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया है। ये जो आकाशवाणी और दूरदर्शन ये प्रसार भारती मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जो प्रसार भारती है इसके अंतर्गत आते हैं, संचार मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है और कुछ में से इसमें से आप जानते भी होंगे। तो जैसे कि गंगा सागर मेला है, तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो वेस्ट बंगाल में। अब हम लोगों की जो ममता दीदी हैं इन्होंने इस गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला बनाने की मांग की है। किससे? तो भारत सरकार से। तो इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज में आ गया। ठीक है, और अभी गंगा सागर मेला लगा भी हुआ था। आगे DGP सिलेक्शन कमेटी जो है वो एक मीटिंग आयोजित की थी और इसका जो मीटिंग हुआ था ये UPSC के द्वारा लिया गया था और इसमें झारखंड में DGP के सिलेक्शन से रिलेटेड बात की गई। DGP की सिलेक्शन की बात की गई और इसमें टोटल 7 ऐसे DGP हैं जो चुने जा सकते हैं प्रमुख रूप से, जिनका नाम के ऊपर अभी चर्चा चल रहा है। तो इसमें अभी और भी न्यूज आएंगे आने वाले दिनों में, तो तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी ये जान लीजिए कि झारखंड में नया DGP बनने वाले हैं। उसके बाद है ममता देवी। ममता देवी जो रामगढ़ की विधायक थी, ठीक है, इनको 2 साल का कैद हो गया था और इसके बाद अब इनकी विधायकी भी चली गई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ममता देवी कहाँ की थी? तो रामगढ़ से थी। अब यहाँ पे इलेक्शन होगा आने वाले 6 महीनों में। आगे बात करते हैं जस्टिस लोकनाथ प्रसाद। ये पूर्व में जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, साथ ही साथ झारखंड में भी ये एक इम्पोर्टेंट पद पर बने रहे थे। वो था झारखंड राज्य पिछड़ा जाति आयोग। झारखंड राज्य जो पिछड़ी जाति आयोग है उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे। तो झारखंड से भी इनका योगदान था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि मुझे लगता है इसका चांस कम है पूछने का। आगे यहाँ पे एक चीज़ मैंने पहले बताई थी कि एक यूपी में कमेटी बनाई गई थी ट्रिपल टेस्ट को लेकर, और ये ट्रिपल टेस्ट किससे संबंधित है? तो नगर निकायों में या फिर नगर पंचायत या फिर जो नगर परिषद होता है, इसके साथ ही साथ जो ग्राम पंचायतों का इलेक्शन होता है, इसमें OBC रिजर्वेशन देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी में ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो अभी यूपी ने फ़िलहाल जो है अपने म्यूनसिपल इलेक्शन को पोस्टपोन किया है और जब तक अब OBC रिजर्वेशन, मुझे लगता है कि यूपी में जब तक लागू नहीं हो जाता, ये जो इलेक्शन है अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोगों ने कवर किया और काफ़ी डिटेल में समझा। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर से आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।